हेलो एवरीवन, दिस इज अंशुमन साहू एंड आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ जो हमारा यूजीसी नेट पेपर वन का यूनिट वन होता है ना, टीचिंग एप्टीट्यूड। ये है उसका क्लास टू। और यहाँ पे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में। ये आज सच इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है अभी तक एग्जाम में, लेकिन केवीएस मदन की बुक में ये कॉन्सेप्ट था तो सोचा आप लोग को समझा दूँ। उतना कुछ मुश्किल है नहीं। तो सबसे पहले हॉलिस्टिक डेवलपमेंट क्या है समझ लेते हैं। आपकी इस टर्म में थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा कि आज ए होल, हॉलिस्टिक, आज ए होल, ये जितने भी सारे इसका डायमेंशंस लिखा है ना, फिजिकल, मोरल, या फिर यहाँ पे को कॉग्निटिव कॉग्निटिव से लेकर इतने सारे जो भी डायमेंशंस रहे, इंटरनेट में इसमें से और भी ज्यादा डायमेंशंस आपको मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हॉलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब ये है कि आज ए होल, मल्टीपल डायमेंशन में आज ए होल आपका जो डेवलपमेंट होता है, ऐसा नहीं है कि आप फिजिकली डेवलप हो रहे हो और इंटेलेक्चुअल एबिलिटी में डेवलप करना एकदम इग्नोर कर रहे हो, या फिर इमोशनल डेवलपमेंट करना एकदम इग्नोर कर रहे हो। ऐसा नहीं है। आपको सारे डायमेंशन में थोड़ा थोड़ा, थोड़ा नहीं, आपको सारे डायमेंशन में डेवलप होना पड़ेगा। आप फिजिकली आज कंपेयर टू इमोशनल इंटेलिजेंस और सोशल डेवलपमेंट, इन सब के कंपेयर में अगर आप चाहते हो कि फिजिकली ज्यादा डेवलप करना तो कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी सारे डायमेंशन को आप इग्नोर कर दोगे। ओके। तो सबसे पहले ये एक एक डायमेंशन को अच्छे से समझ लेते हैं। तो फिजिकली डेवलपमेंट का सिंपल सा यही समझ लो कि हमें ज्यादा हेल्दी बनना है, हमारा हेल्थ कॉन्शियस बनना है हमें ज्यादा। ओके, फिजिकली डेवलप करना है हमें। देन इंटेलेक्चुअल, ये क्लोजली सिमिलर टू कॉग्निटिव होता है, क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंडर इंटेलेक्चुअल, इमोशनल ये सब कुछ आता है। लेकिन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का मतलब थोड़ा समझो ना, आपके जो भी मतलब क्या, कि आप अच्छे से सीख पाते हो कोई भी कंसेप्ट, उसे याद रख पाते हो, एनवायरनमेंट के हिसाब से अडॉप्ट कर पाते हो खुद को, और टाइम आने पर या फिर कोई भी प्रॉब्लम के सिचुएशन में आपके जो अपना सीखा हुआ आप वहाँ पे काम में लगा सकते हो, अच्छा डिसीजन मेकिंग भी कर सकते हो। तो वो सब कुछ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी में आ जाता है। हमें उस डायमेंशन में भी, उस इस डायमेंशन में भी डेवलप करना है। ओके। देन आता है हमारा इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट का आप सिंपल सा यही मतलब समझो कि हमारा ओन खुद का जो भी फीलिंग्स है, इमोशन है, उसे समझ पाना, और दूसरे की भी समझ पाना। ओके। सॉरी। देन आता है हमारा सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट में हमारा जो कम्युनिकेशन स्किल वगैरह आ जाएगा, हम दूसरों से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, अच्छे से इंटरेक्शन हो पाता है या नहीं, हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं कितने अच्छे से, तो वो सारा सोशल डेवलपमेंट में आ जाएगा। उसके बाद हमारा मोरल डेवलपमेंट। आपको एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप मान लो कि स्कूल के स्टूडेंट हो। ओके। आप जब भी स्कूल या कॉलेज के स्टूडेंट हो, आपके स्कूल या कॉलेज खत्म करके आप घर तक चल के रास्ते में जा रहे हो, और आपके सामने से एक आदमी चल के जा रहा है, और एक्सीडेंटली उससे पता नहीं है उसके पॉकेट में से उसका वॉलेट गिर गया नीचे। उससे पता नहीं है, वो अपने आप जा रहा है यहाँ अपने मर्जी से जहाँ पे भी उससे जाना है। लेकिन आप उसके पीछे जा रहे हो और आपने उस सिचुएशन को नोटिस किया, आपको दिखा कि आपको मिला भी वो पर्स आपके सामने पड़ा था। और इसके आगे दो सिचुएशन हम मान सकते हैं, दो सिचुएशन हो सकता है। पहला ये सिचुएशन है कि आप उस आदमी या फिर उस इंडिविजुअल को बुला के उसका वॉलेट उसे वापस कर सकते हो। दूसरा और एक सिचुएशन ये हो सकता है कि आपके मन में थोड़ा लालच आया, और आपने उस वॉलेट में से जितना भी पैसा था निकल के अपने पॉकेट में डाला, और वॉलेट को वहीं के वहीं छोड़ दिया। समझ में आया दो सिचुएशन? लेकिन ऐसा नहीं है कि सेकंड सिचुएशन सब लोग ही करेंगे, और ऐसा भी नहीं है कि पहला जो सिचुएशन बताया वो सब लोग करेंगे, नहीं ना। और ये दोनों सिचुएशन में से कौन कैसा बिहेव करता है, कौन कैसे रेस्पॉन्ड करता है, ये आ जाएगा हमारा मोरल डेवलपमेंट में। उससे वो स्टूडेंट को या फिर आपको राइट और रॉन्ग एक्शन के अंदर डिफरेंस समझ आता है या नहीं। आपके मन में लालच है, आपने पॉकेट उस वॉलेट में से सारा पैसा निकल के अपना कर लिया और वॉलेट को वहीं फेंक दिया। ये मोरली अगर सोचे तो रॉन्ग है ना। तो आपने वहां पे क्या किया कि उस इंडिविजुअल को बुला के उसका वॉलेट उसे वापस कर दिया। ये आ जाएगा हमारा मोरल डेवलपमेंट। उसके बाद आता है हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जैसे आपको मैंने इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में बताया था, सिमिलर टू उस तरह से समझ सकते हैं। हमारा जो रीजनिंग का एबिलिटी है, इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस इसके अंदर ही आएगा। ओके।
हमारा जो थिंकिंग कैपेबिलिटी है वो सब कुछ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आएगा। ओके, कॉग्निटिव मतलब हायर मेंटल एबिलिटी। पता चला ना, जो मेंटल एबिलिटी, थिंकिंग, याद रखना, मेमोरी और रीजनिंग, ये सारा प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आ जाएगा। इन सारे डायमेंशन में हमें डेवलप करना है। उसके बाद और एक कॉन्सेप्ट शायद से कुछ लोगों के लिए ये नया होगा, को कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसके अंडर हमारा आता है अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। ओके, जस्ट ए सेकेंड। अफेक्टिव में हमारा क्या आ जाएगा, हमारा जो इमोशन है, ये जो इमोशनल डेवलपमेंट अफेक्टिव के अंदर आएगा। और हमारा जो एटीट्यूड है उसका डेवलपमेंट, ये सब कुछ अफेक्टिव के अंदर आ जाएगा। इसे बाद में भी हम जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे ना, इसे हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे और कंप्रेहेंसिव वे में मैं आपको वहाँ पे समझा दूंगा। और उसके बाद आता है हमारा साइकोमोटर डेवलपमेंट। साइकोमोटर डेवलपमेंट के अंदर हमारा जो फिजिकल डेवलपमेंट है ना, वो भी साइकोमोटर डेवलपमेंट के अंदर आ जाएगा। उसमें क्या होता है कि हमारा जो मोटर कोऑर्डिनेशन वगैरह होता है, मोटर एबिलिटी, मोटर स्किल में हमारा जो डेवलपमेंट होता है ना, वो साइकोमोटर के अंदर आएगा। जैसे कि आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपका जो टाइपिंग की एबिलिटी है ना, जो फास्ट फास्ट इतना टाइप कर लेते हो, वो साइकोमोटर डोमेन के अंदर आएगा। क्योंकि साइकोमोटर डेवलपमेंट के अंदर आपका जो भी मोटर स्किल। ओके, आपको मोटर स्किल और मोटर एबिलिटी के बारे में नहीं पता तो समझा देता हूँ। देखिए, पहले समझ लेते हैं मोटर ऑर्गन क्या होता है। उससे पहले हम समझते हैं कि सेंस ऑर्गन क्या होता है। सेंस ऑर्गन जिससे आप लोग एनवायरमेंटल स्टिमुली को सेंस कर पाते हो। हमारा जो ये स्किन है, स्किन आपको समझ आ रहा है ना, ये क्या हमारा जो टॉर्च है, टॉर्च और जो प्रेशर, ये दोनों को सेंस कर पाता है ना, उसे ये आ जाएगा हमारा स्किन। सेंसरी ऑर्गन के अंदर आएगा। हमारा जो नोज है, हम स्मेल को डिटेक्ट कर पाते हैं ना, उसके अंदर स्मेल को सेंस कर पाते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा सेंसरी ऑर्गन, एक बन जाएगा, हो जाएगा। और दूसरा हमारा टोंग, ये हम टेस्ट उसे मतलब सेंस कर पाते हैं ना, क्या कौन सा खाना क्या टेस्ट करता है, टेस्ट हम डिटेक्ट कर पाते हैं इसके जरिए। तो ये हमारा सेंसरी ऑर्गन हो गया। उसके बाद हम लोग समझते हैं मोटर ऑर्गन। मोटर ऑर्गन में क्या आएगा, दूसरे से क्या, मोटर ऑर्गन हमारा क्या होता है कि हम जिसके जरिए अपना कुछ टास्क परफॉर्म कर पाते हैं। हमारा जो हैंड है, लेग है, खाना खाते हैं किसके जरिए, हाथ के जरिए ना। ये जो टास्क परफॉर्म करने में हमारे जो भी ऑर्गन हमें हेल्पफुल होता है, हमारे हमें हेल्प करता है, उसे हम बोलते हैं मोटर ऑर्गन। तो ये मोटर एबिलिटी को हम एनवायरनमेंट के हिसाब से कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, ये डिपेंड करता है हमारा साइकोमोटर की डेवलपमेंट के ऊपर। साइकोमोटर स्किल में हम कितना डेवलप्ड है। ओके, देन चलते हैं आगे। इसका बाद है नेचर ऑफ टीचिंग। तो ये कोई मुश्किल चीज़ है नहीं कि आपको मतलब ज़्यादा टाइम लेके समझाऊँ। ये इट हैज़ डिफरेंट लेवल्स। आपको पता ही होगा, मेमोरी लेवल, देन अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, ये सारे लेवल्स है ना टीचिंग के। तो ये आ जाएगा हमारा, डिफरेंट लेवल्स इसके होते हैं। इट टेक प्लेस इन ए डायनामिक एनवायरनमेंट है। इट इज क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन, लर्निंग, इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग। ओके, ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शन और लर्निंग, इन सब में आपको मतलब डिफरेंस पता है ना। ट्रेनिंग और एजुकेशन को लोग सिमिलर समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लर्निंग में क्या होता है, हमारा जो बिहेवियर में हम सीख के बिहेवियर में थोड़ा चेंज करते हैं। एक छोटा बच्चा है और उसे आग के बारे में कुछ नहीं पता, वो जाके आग को छू लिया, और छूने के बाद उसे लर्निंग अच्छे से हो गया कि हाथ का मतलब सत्यानाश हो जाता है उसे छूने से। तो वो अगले बार से ऐसा बिहेवियर नहीं करेगा, आग को देखेगा तो दूर होगा वहां से, उससे दूर हो जाएगा। सही है ना। तो इससे हमारा बिहेवियर चेंज होता है लर्निंग के जरिए। इंस्ट्रक्शन को आपको सबको पता ही होगा। अगर मैं आपको कोई टास्क देता हूँ कि इसे करके ही आना है, नहीं ये अच्छा एग्जाम्पल नहीं होगा। आपको मैं इंस्ट्रक्ट करूँ कि इस सवाल को ऐसे ही करना है, मैं आप मेरे इंस्ट्रक्शन को मान के वैसे ही परफॉर्म करते हो, तो वो इंस्ट्रक्शन में आ जाएगा। इसे हमारा ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में क्या होता है, ग्रैब ए स्किल इन ए पर्टिकुलर एरिया। ऐसा नहीं कि आपका जो भी टीचिंग का एग्जाम होता है, टीचिंग के एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद उनका ट्रेनिंग होता है ना, तो वो जो ट्रेनिंग का प्रोफेशन होता है, उस स्किल को टीचिंग का स्किल को आप लोगों को मास्टरी किया जाता है, करवाया जाता है। उस ट्रेनिंग के जरिए आपको सिखाया जाता है कि वो आपको कैसे पढ़ाना है, क्या कुछ करना है, कैसे क्लास मैनेजमेंट करना है, कैसे बच्चों का टाइम मैनेजमेंट, कैसे एग्जाम कंडक्ट करना है, आपको वहाँ पे सिखाया जाता है ना, वो ट्रेनिंग में आ जाता है। एक पर्टिकुलर स्किल को वहाँ पे आपको मास्टरी करवाया जाता है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ सारे सब्जेक्ट वहाँ पे पढ़ाया जाएगा, नहीं। ओके, देन इट इज एसेंशियली एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। आपको पता ही होगा, इट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। It tends towards self-organization. It is a social service. Yes, teaching एक social service है। और it includes lengthy period of study and training। ये आपको समझाने की जरूरत है नहीं। It has high degree of autonomy.
इट इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, टीचिंग इज ए प्रोसेस प्रोफेशन। टीचिंग जो प्रोफेशन, बहुत सारे टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं और भी लेक्चर्स वगैरह होते हैं, तो ये एक प्रोफेशन है टीचिंग। उसके बाद हम चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। यहाँ पे टीचिंग इज ए प्रोफेशन आपको पहले से पढ़ाया हुआ है, और इसे प्लान प्रोसेस, ऐसा नहीं कि मैं बिना प्लान के ही आ गया यहाँ पे। ये पीपीटी वगैरह बनाया ना, प्लान किया ना मैंने पढ़ाने के लिए उससे पहले। देन आता है ये अब एक डायग्नोस्टिक एंड थेराप्यूटिक प्रोसेस भी। आपको डायग्नोस्टिक का मतलब नहीं पता तो समझा देता हूँ कि एक मतलब क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, और किसी बच्चे का एक सब्जेक्ट में वो थोड़ा सा वीक है, हमें कैसे पता चलेगा? हमें वहाँ पे डायग्नोस करना पड़ेगा, उसके साथ थोड़ा उसे काउंसलिंग देना पड़ेगा, या फिर कुछ भी करके बहुत सारे प्रोसेस होता है इसे। मतलब टीचर्स को पता है, मुझे भी पता है, लेकिन क्लास लंबा हो जाएगा समझो। तो थेराप्यूटिक में क्या होता है, डायग्नोस्टिक के बाद जो भी हमें प्रॉब्लम डिटेक्ट हुआ, उसे सॉल्व करने के लिए हमें आज एक ट्रीटमेंट हम बोल सकते हैं, उसे कुछ मतलब गाइडेंस देना है या फिर कुछ एडवाइस देना है, तो वो थेराप्यूटिक मतलब थेरेपी के अंदर आ जाएगा। देना आता है हमारा गाइडेंस, यस। देना चाहिए हमारा ट्राइपोलरिटी, एक ट्राइपोलर प्रोसेस भी है, आपको पढ़ाया हुआ है। और बाइपोलर प्रोसेस, टाइप ट्राइपोलर प्रोसेस आपको पढ़ाया हुआ है ना, वो यहाँ पे ट्राइपोलर प्रोसेस है, ये ट्राइपोलरिटी है। और इंटरेक्टिविटी, यहाँ पे स्टूडेंट और टीचर के अंदर इंटरेक्शन होता है। आर्ट आज वेल साइंस है, मल्टीपल फेजेस होता है, यहाँ पे 3 फेजेस के बारे में आपको पढ़ाऊंगा बाद में, जो जे जेबी मॉरिसन या फिर कुछ, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, मैं आपको पढ़ाऊंगा बाद में अभी। मतलब मुझे पता है लेकिन अभी याद नहीं आ रहा, ओके। नेक्स्ट क्लास में उसे आपको बता दूंगा ये जो मल्टीपल फेजेस के बारे में। देन आता है हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग। बेसिक रिक्वायरमेंट में क्या आएगा, हमारा जो मोटिवेशन है, मतलब मुझे अगर मोटिवेशन नहीं है आपको पढ़ाने के लिए, क्या मैं पढ़ा पाऊंगा? नहीं है ना। और सपोर्ट मटेरियल भी चाहिए आपको, जो सिलेबस है या फिर सिलेबस के रिलेटेड जो भी कंटेंट है इंटरनेट में अवेलेबल है ना, उसके जरिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे अच्छे से। तो ये भी आ जाएगा सपोर्ट मटेरियल। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्टिव्स। हमारा ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि एम क्या है, हमारा एम यहाँ पे क्या है, यूजीसी नेट जेआरएफ को क्रैक करना। मेरा एम क्या है, क्रैक करवाना। आपका एम क्या है, क्रैक करना। ये आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्टिव में। और देन आता है हमारा सब्जेक्ट नॉलेज। अगर मेरा सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है, अगर पेपर वन मेरा अच्छा नहीं है, तो क्या मैं आपको पढ़ा सकता हूँ? नहीं ना। पहले मुझे इसके बारे में नॉलेज ग्रैब करना होगा, इसके बारे में थोड़ा पढ़ना होगा, सीखना होगा, इसके ऊपर मुझे प्रोफिशिएंट होना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपको पढ़ा पाऊंगा। सब्जेक्ट नॉलेज मस्ट है। ये जो सारे चीज़ है ना, इससे ऊपर सब्जेक्ट नॉलेज है। अगर नहीं पता तो इससे पहले ग्रैब करना है नॉलेज को, उसके बाद और जनरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। मेरा पॉइंट है यहाँ पे फैसिलिटेटिंग। आपको मैं फैसिलिटेट कर रहा हूँ ना, कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ वीडियो के जरिए, कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, एग्जाम क्रैक करने के लिए थोड़ा सा मतलब रास्ता थोड़ा सा आसान करवा रहा हूँ। आपको अभी मतलब समझ आ नहीं रहा होगा, लेकिन आगे आप लोग जब पढ़ोगे ना मेरे से, तब आपको पता चल जाएगा कि मतलब कितना आसान हो जाएगा आपके लिए आगे का रास्ता। फिर उसके बाद आता है डेवलपिंग ओवरऑल पर्सनालिटी ऑफ द लर्नर। टीचिंग जो है ना, वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट को थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस करता है। उसके टीचिंग के जरिए हम पर्सनालिटी थोड़ा अच्छा बना सकते हैं स्टूडेंट्स का, ओके। देन मोटिवेटिंग लर्नर टू एक्वायर राइट नॉलेज। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, नोट बना लो इस सारे जो भी आपको पेजेस पढ़ाया हूँ आज का। देन आता है हमारा क्रिएटिंग अवेयरनेस। अवेयरनेस क्रिएट करना तो मस्ट है भाई, सबको पता ही होगा। ये क्या हो गया भाई, क्रिएटिंग अवेयरनेस आ गया। देन मेंटेनिंग हेल्दी इंटरेक्शंस। ऐसा नहीं है कि टीचर और स्टूडेंट के बीच अच्छे से इंटरेक्शन नहीं है, अच्छे से मतलब टीचर जो बोल रहा है बच्चों को वो बच्चे मान ही नहीं रहे, तो ऐसा नहीं है ना। ऐसे मतलब टीचिंग का प्रोसेस सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। तो हेल्दी इंटरेक्शन भी मस्ट है यहाँ पे। देन अपडेटिंग द नॉलेज ऑफ द लर्नर्स। ऐसा नहीं है कि मैं 10 साल पहले कोई नोट बनाया हुआ था, मैं अगर आगे चल के कोई प्रोफेसर या फिर टीचर बन गया, 10 साल आज जो नोट बनाया हुआ हूँ वो तब तक ऐसे पढ़ाता जाऊंगा। ऐसा नहीं कि आज करंट की जनरेशन में क्या चल रहा है उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पढ़ना, क्या रिसर्च क्या लिटरेचर में क्या इंप्रूवमेंट आया उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पढ़ना, बस जो पढ़ा हुआ है मैंने वही बस उनको रटवा के मार्क्स दे दो। ऐसा नहीं है ना। ये मतलब टीचिंग तो हो जाएगा, लेकिन इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। हमें इफेक्टिव बनाना है, क्यों पढ़ रहे हैं हम इस टॉपिक को, हमें इफेक्टिव बनाना है हमारे टीचिंग प्रोसेस को। देन आता है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। यहाँ पे हमारा इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग हम पढ़ने वाले हैं आगे। एक तो हमारा दिया था गैगने एंड ब्रिग्स ने, और दूसरा हमारे दिए थे ब्लूम्स ने, ओके। ये ब्लूम जो टैक्सोनॉमी है ना, आपको एक
ब्लूम टैक्सोनॉमी और गैगनर ब्रिग्स का टैक्सोनॉमी करके कुछ पढ़ाया जाएगा। तो ब्लूम का टैक्सोनॉमी है ना, इसे जो आगे मैं पढ़ाऊंगा इससे मतलब ये आपके एग्जाम के लिए रामबाण है, इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इसमें से ये जितने भी लिखा हुआ है आप खुद पढ़ लो, इतना कुछ ये इम्पोर्टेंस इसका इतना नहीं है, एग्जाम में नहीं आएगा। आपको फोकस करना है ब्लूम ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी और कैगने और डिक्स की टैक्सोनॉमी जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा। ज़्यादा फोकस इसमें इन दोनों में करना है, ओके, इन दोनों कंसेप्ट पे। इसे आप बस ऐसे ही एक बार पढ़ लो, इतना कुछ इम्पोर्टेंस इसका है नहीं। फिर भी पढ़ लो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के लिए, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लो, मैं एक बार इरेज कर लेता हूँ सबको। ओके, पढ़ लो इसे एक बार। बाकी थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी पीसफुली, एंड नेक्स्ट क्लास में हम आगे की सेशन कंटिन्यू करेंगे। जल्द से जल्द कोशिश करेंगे सिलेबस खत्म हो जाए। पिछले मैं काफ़ी लंबा ब्रेक ले चुका हूँ, मुझे पता है, इतना ब्रेक लेना नहीं चाहिए। बाकी आज से क्लास कंटिन्यू हो जाएगी, आज एक क्लास है ना, कल से हर रोज क्लास आएगी। ओके, कभी कभार अगर कोई मतलब सिचुएशन साथ नहीं दिया तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मेरा कोशिश रहेगी लगभग हर दिन क्लास आए। ओके, उसके बाद हमारा जो टेलीग्राम में एक चैनल बनाया है मैंने ये की नाम पे, तो उसके साथ एक ग्रुप भी मैंने बनाया हुआ है जेआरएफ की डिस्कशन करके। बस वो चैनल और ग्रुप बनाने का यही मोटिव है कि आपके साथ थोड़ा इंटरेक्शन हो पाए बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी सब्सक्राइबर थोड़ा सा कम है मेरे चैनल में, आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो वहाँ पे थोड़ा इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा उतने अच्छे से। ग्रुप में क्या होगा कि आप जो भी वहाँ पे मैसेज डालोगे, वहाँ पे कुछ भी यहाँ पे पूछोगे वहाँ पे, तो मैं खुद वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा। कोशिश रहे कि जल्द से जल्द रिप्लाई कर पाऊंगा। ओके, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।